हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और वन एग्ज़ाम। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है हम जो आखिरी बातें पढ़ने जा रहे हैं, यूजीसी नेट के लिए हमने जो है प्रिपरेशन शुरू की थी और यूजीसी नेट के जीआरएफ अचीव करने के टारगेट के साथ हम चल रहे हैं और उसी टारगेट के अंदर जो हमारी यूनिट 3 है यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो जो है कंप्लीट होने पे आ चुकी है। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो रिवीजन, मैराथन क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सब भी आपको देखने को मिलेगा और जो नेक्स्ट यूनिट है उसे भी हम जल्द जो है शुरू करने वाले हैं। तो आप सबसे मैं पुनः निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको हमारा कंटेंट चैनल यूज़फुल लग रहा है आपकी अपनी नेट की जर्नी के लिए, तो इसे डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और जो कंप्लीट कंटेंट्स है, जो कोर्सेज है, वो ज़रूर चेकआउट करें हमारे oneexam.in ऐप के ऊपर। आपको डेफिनेटली अच्छा कंटेंट जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा जो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो बात की थी प्राइज लीडरशिप के बारे में। प्राइज लीडरशिप सुनिएगा, मैं एक क्विक जो है वापस से आपको बताता हूँ क्या होती है प्राइस लीडरशिप। हमने 4 टाइप के मार्केट देखे, उसमें से एक मार्केट का टाइप था ओलिगोपोली, जिसके अंदर क्या होता है, फ्यू सेलर्स होते हैं, मतलब कुछ गिनती के सेलर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं जो क्या करते हैं, गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं। उनके गुड्स जो है डिफरेंट भी हो सकते हैं कुछ, या होमोजीनियस भी हो सकते हैं। उसका हमने एग्जांपल दिया, कुछ कार बनाने वाली कंपनी हो गई, एल्यूमिनियम या स्टील तैयार करने वाली कंपनी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली कंपनी हो गई, रिफाइनरीज हो गई, टेलीकॉम कंपनीज हो गई, जहाँ पे एक गिनती के सेलर्स है, मतलब ज़्यादा नहीं है, 5, 10, 2, 4, और वो लोग आपस में क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। उनका प्रोडक्ट लगभग सेम जैसा ही है, एक जैसा ही है, टेलीकॉम कंपनीज एक जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो यहाँ इस टाइप के मार्केट के अंदर, ओलिगोपोली के अंदर, हमें ये देखने को मिलता है क्या, पहली बात तो आप क्या नहीं कर सकते, परफेक्ट डिमांड का एनालिसिस नहीं कर सकते, परफेक्ट आप आउटपुट का डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ज़्यादा आप स्ट्रेटेजीज नहीं बना सकते। उसका कारण क्या था, क्योंकि गिनती के सेलर से, मान लो जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, तो अब एक कंपनी, अगर हम जियो के लिए एनालिसिस कर रहे हैं तो जियो अगर प्राइस अपनी जो भी लेगी, जो भी डिमांड प्रिडिक्ट करेगी, तो अगर वो प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज करती है तो बहुत चांसेस है, या वो इस पे निर्भर करता है कि इसकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, कि उसके जो दूसरे राइवल कंपनीज है, वोडाफोन कैसे रिएक्ट करेगा, एयरटेल कैसे रिएक्ट करेगा। अगर वो भी उसे फॉलो करते हैं तो डिमांड अलग तरीके से बिहेव करेगी, वो उसको फॉलो नहीं करते तो डिमांड अलग तरीके से बिहेव करेगी। तो यहाँ पे हमने ये जाना कि इस टाइप के मार्केट के अंदर कुछ भी परफेक्ट जो है इकोनॉमिक्स के अंदर थ्योरी जो है वो देखने को नहीं मिलती है। हाँ, अजम्पशंस के साथ थ्योरीज दी गई है कि अगर हम ये एज्यूम कर ले कि वो फॉलो करेंगे ही करेंगे, या ये एज्यूम कर लें कि वो फर्म्स, दूसरी फर्म, जिस फर्म का हम एनालिसिस कर रहे हैं उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो क्या होगा। तो इस तरह की थ्योरीज जरूर है, अदरवाइज इसके अंदर इस तरह की चीज़ें जैसा हमने बाकी मार्केट्स के अंदर देखा, प्राइस, आउटपुट डिटर्मिनेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऑप्टिमम प्रोडक्शन लेवल, वो चीज़ें यहाँ पे जो है वो काम नहीं करती हैं। अब इसी मार्केट के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है प्राइस लीडरशिप का। क्या, प्राइस लीडरशिप का, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स कैसे हैं, फ्यू, यानी कुछ गिनती के सेलर्स ही है मार्केट के अंदर। तो इन सेलर्स के अंदर मान लो 4 सेलर है, 4 कंपनियां हैं, इन 4 में से कोई एक कंपनी क्या है, प्राइस लीडरशिप बना रही है। लीडरशिप मतलब वो लीड कर रही है प्राइस को लेके कि बाकी कंपनी उसे फॉलो करे। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कंपनी कीमतें तय कर रही है और बाकी की कंपनी जो उसकी कंपटीशन के अंदर है उसे वो फॉलो कर रही है। तो ऐसा हो सकता है, कुछ इसके मॉडल्स दिए गए हैं कि किस किस तरीके से प्राइस लीडरशिप अराइज होती है। तो इसके कुछ मेजर टाइप्स जो है उन्हें हम वापस से डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला प्राइस लीडरशिप का टाइप होता है लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है ये किस तरह की लीडरशिप है, जहां पे जो
ऐसी फर्म, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी कॉस्ट क्या है, लो है, सबसे कम कॉस्ट है, जिसकी लोएस्ट कॉस्ट है, वो क्या बन रहा है, प्राइस लीडर बन रहा है। वो क्या बन रहा है, प्राइस लीडर बन रहा है, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग कम है तो उसने एक ऐसी प्राइस सेट कर दी, न्यूनतम प्राइस, जिसमें उसको तो प्रॉफिट हो रहा है। अब बाकी वाली जो फर्म्स है, क्योंकि प्रोडक्ट सबका एक जैसा है, उन्हें क्या करना पड़ रहा है, मजबूरन इस प्राइस को फॉलो करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो जियो ने जो है अपने रिचार्ज की कीमत जो है 199 रख दी, या शुरुआत के अंदर और भी उसने कुछ कम रखी, तो अब बाकी जो कंपनीज है, एयरटेल हो गई, वोडाफोन आइडिया हो गई, इनके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं किसके अलावा कि वो इस कंपनी को फॉलो करे। क्यों? क्योंकि अगर ये अभी भी 300 रुपये में, 298 रुपये में 1 GB देंगे, तो क्या इनसे कोई भी कंज्यूमर परचेज करेगा? नहीं करेगा। ये एक जस्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ये बताने के लिए कि जो लोवेस्ट कॉस्ट की फर्म है, जिसकी कॉस्टिंग सबसे कम है, वो ऐसी प्राइस सेट करता है। वो प्राइस क्या करती है, बाकी सबको मजबूर करती है कि आप भी इस लेवल के आसपास लेके आइए प्राइस, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। आप देखिए और क्या एग्जाम्पल हो सकता है इस तरह के मार्केट के अंदर, जहां पे जो है लो कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपकी कम है। आपने MI का फोन देखा होगा, चाइना के अंदर मास स्केल पे प्रोडक्शन होता है, बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है। उनकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या होती है, लोवेस्ट होती है, सबसे सस्ता फोन तैयार करते हैं। तो जब उनकी कॉस्ट लोवेस्ट है तो उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो भी क्या रखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लो रखते हैं। मतलब जिस फीचर के साथ फ़ोन 20,000 में आता है तो वो उसके लिए 10,000 रेट रख देते हैं। अब ये क्या कर रहा है, मार्केट के अंदर एक पैरामीटर उसने एक सेट कर दिया कि भाई इस फीचर्स के साथ जो जो फ़ोन आएंगे, ये इतना कैमरा, इतनी बैटरी, ये स्क्रीन साइज, ये सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए उसने स्टैंडर्ड सेट कर दिया एक 10,000 की कीमत। अब बाकी कंपनीज को मजबूरन उस 10 के आसपास प्राइस रखनी पड़ेगी, 11,000, 12,000। क्या वो सेम प्रोडक्ट के लिए 20,000 चार्ज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऑटोमेटिकली MI क्या हो गया, प्राइस लीडरशिप कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग क्या है, कम है, तो वो एक ऐसी प्राइस सेट कर रहा है जिनको अदर फर्म्स को फॉलो करना पड़ रहा है। क्लियर? सेकंड, दूसरे तरह की प्राइस लीडरशिप, सेकंड टाइप ऑफ प्राइस लीडरशिप, देखिए डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप। डोमिनेंट नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कोई डोमिनेंट नेचर की फर्म है जो काफी हद तक मोनोपोली रखती है मार्केट के अंदर, काफी हद तक मोनोपोली। ये ओलिगोपोली मार्केट है, लेकिन यहां भी वो मोनोपोली रखती है, मतलब पार्शियल मोनोपोली है उसकी, उसको हम क्या कह सकते हैं, पार्शियली मोनोपोली। तो ऐसी डोमिनेंट फर्म जो है वो क्या कर रही है, प्राइस लीडरशिप कर रही है। इसका जो परफेक्ट एग्जांपल है वो अपना कौन हो सकता है, जियो हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी डोमिनेंट पोजीशन है पूरे मार्केट के अंदर, जो कस्टमर बेस है उसका सबसे ज्यादा है। अब मोनोपोली भी है उसके अंदर, उसके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेटवर्क है, जो बाकी कंपनियों के पास में नहीं है। तो अब ये कंपनी क्या करती है, अपनी डोमिनेंट पोजीशन की वजह से वो प्राइजेस सेट करती है और बाकी कंपनियां उसको क्या करती है, फॉलो करती। क्लियर? इसमें कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आपकी पोजीशन जो है वो डोमिनेंट होनी चाहिए। तीसरा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी दोनों तो नाम से ही समझ आ रहे थे। थर्ड है बारोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। बारोमीटर जो होता है वो एक इक्विपमेंट होता है जो एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए काम आता है। एनवायरनमेंट के अंदर क्या एयर प्रेशर है, हवा का कितना दबाव है, कहाँ दबाव ज़्यादा है, कहाँ कम है। आपको पता हो तो जियोग्राफी में आपने कहीं पढ़ा हो, हवा जो है कम दबाव से, वो ज़्यादा दबाव से कम दबाव क्षेत्र की तरह जो है जाती है, और इसलिए ये हवाएं चलती है। ये काम कौन करता है? बारोमीटर। अब सुनिएगा, जैसे ये बारोमीटर ये प्रिडिक्ट करने में मदद करता है कि कहाँ प्रेशर कैसा रहेगा, किधर हवाएं चलेगी,
यहां बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की स्टील इंडस्ट्री की बात करें, इंडिया की स्टील इंडस्ट्री में जो रेट चलती है वो चलती है रुपीज पर मेट्रिक टन एमटी के अंदर, कि भाई 1 मेट्रिक टन की क्या रेट है, मान लो 60,000 रुपये पर मेट्रिक टन स्टील, ये रेट है। अब इस स्टील इंडस्ट्री के अंदर टाटा की भी कंपनी है, गवर्नमेंट की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी है, और भी कुछ कंपनीज है। अब सुनिएगा, कंपनियां तो सारी है और सब ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन इनमें से कोई एक कंपनी, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की कंपनी है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि इसके पास अच्छे रिसोर्सेज है, अच्छी टीम है, तो ये क्या करती है सेल इंडिया, ये प्रिडिक्शन करती है। क्या करती है? प्रिडिक्शन करती है कि भाई रसिया यूक्रेन में वॉर हो गया, कोविड-19 आ गया, इसका डिमांड सप्लाई में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, रॉ मटेरियल कितना मुश्किल से मिलेगा, लेबर कितनी मुश्किल से मिलेगी, ये फ्यूचर की प्रिडिक्शंस कर रही है। और इन प्रिडिक्शन के बेस पे ये क्या करती है? प्राइजेस सेट करती है। क्या करती है? प्राइजेस सेट करती है। और फिर इन प्राइजेस को क्या करती है? बाकी जो कंपनियां हैं, अदर कंपनी जो है वो क्या करते हैं? इनको फॉलो करते हैं। क्या सेल इंडिया ने बोला? क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सेल है, क्या उसने बाकी कंपनीज को लेटर लिखा, चिट्ठी लिखी कि भाई आप इस प्राइस को फॉलो करो? नहीं। क्या इनको किसी ने मना किया कि आप प्रिडिक्शन मत कीजिए? नहीं, वो भी कर सकती है, लेकिन इन सब के पास हो सकता है उतना संसाधन नहीं हो कि ये मार्केट का एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सके, इतना नॉलेज नहीं हो। तो इस तरह की लीडरशिप जो है, बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप कैसे अराइज होती है? जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, किसी ओलिगोपोली मार्केट के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास वो स्ट्रेंथ होती है जिससे वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है, फ्यूचर की डिमांड को प्रिडिक्ट करता है, और उस हिसाब से वो अपनी प्राइजेस को क्या करता है? चेंज करता रहता है समय समय पे। और फिर जो प्राइजेस चेंज कर रहा है, बाकी की कंपनियां उसे क्या करती है? फॉलो करती है। क्लियर है? तो ये बैरोमीटर की तरह काम करती है कंपनी, फ्यूचर प्रिडिक्शन करती है। ठीक है, फ्यूचर जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं हो पूरे हमेशा आप भविष्य और एक ही कंपनी करे, कोई दूसरी कंपनी भी कर सकती है। कल को टाटा ने कुछ एनालाइज किया और उसके हिसाब से उसने कोई प्राइस रखी, तो हो सकता है बाकी कंपनियां भी उसको फॉलो करें, यहाँ कोई कंपल्सन तो है नहीं। ओके, क्लियर है? तीसरी क्लियर होगी। फोर्थ, एग्रेसिव प्राइस लीडरशिप। कौन सी है? एग्रेसिव प्राइस लीडरशिप। एग्रेसिव प्राइस लीडरशिप का मतलब यहां पे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करना चाहता है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन को थ्रेट करता है एक तरीके से। ठीक है, वो अपनी एग्रेसिव प्राइस पॉलिसीज और ऐसी प्राइस पॉलिसीज लेके आता है एग्रेसिव नेचर की, जो बाकियों को मजबूर करती है क्या? कि आप भी अपनी कीमतें क्या करो? रिड्यूस करो। ठीक है, ना इसके पास कोई फ्यूचर का प्रेडिक्शन है, ना इसके पास कोई डोमिनेंट पोजीशन है, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं किसी मार्केट के अंदर जो क्या करते हैं? अपनी एग्रेसिव प्राइसिंग पॉलिसीज, मतलब समय समय पे अलग अलग तरह के डिस्काउंट लेके आना, ठीक है, बहुत अचानक से कीमतें कम कर देना कुछ समय के लिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस मजबूर कर रहे हैं किसको? बाकी कंपनीज को, उनके अग्रेसिव नेचर की वजह से। और एक लास्ट होता है कोलिजिव मॉडल, जहाँ पे मान लो एक मार्केट के अंदर 4-5 जो भी सेलर्स हैं वो सब मिल के क्या करते हैं? कोल्यूड कर लेते हैं, मतलब मिल जाते हैं कि भाई हम चारों मिलके जो है बड़ी फर्में जो है वो तय करेंगे। मान लो अंबुजा सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट और एक कोई कंपनी है मान लो बिनानी सीमेंट, ये तीनों चारों ने मिलके क्या किया? एक कार्टेल टाइप बना दिया, कोल्यूड कर दिया। और इन्होंने कहा कि हम सीमेंट जो है 350 रुपये पर 50 kg जो है वो पैकेट बेचेंगे। अब जो इसकी सिमिलर दूसरी अदर फर्म्स है, श्री सीमेंट, जेके सीमेंट, जो छोटी छोटी कंपनियां और कोई है मान लो, तो वो क्या करती है? मजबूर हो जाती है इनको फॉलो करने के लिए, क्योंकि 4 बड़े प्लेयर्स जो है वो इकट्ठे होकर उन्होंने प्राइस सेट की है, तो ऑटोमेटिकली बाकी वालों को फॉलो करना पड़ेगा। कोलिजिव मॉडल नाम से ही पता चल रहा है। तो ये 4-5 पॉपुलर मॉडल है किसके? प्राइस लीडरशिप के। आपको ध्यान होना चाहिए, सारे जो है वो नाम से ही क्लियर है, एक्सेप्ट जो है ये आपका बैरोमेट्रिक जो है उसके अलावा। क्लियर है? एक बार आप खुद से पढ़िएगा और थोड़ा सोचिएगा इनके रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। मैंने कोशिश की है आपको
वापिस से कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं बताऊं, लो कॉस्ट, डोमिनेंट, बारोमेट्रिक, सारे तरह के, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं, क्या है, टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को लेके एक टॉपिक दे रखा है छोटा सा, कि मार्केट के अंदर अलग अलग कंपनियां क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करती है अपनी प्राइजेस को सेट करने के लिए, कीमतों को तय करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी तय की जाती है, या किस किस तरीके से जो है प्रोडक्ट की कीमतें जो है वो तय की जा सकती है। तो इस संबंध में आपका जो सिलेबस है उसके अंदर कुछ नाम दे रखे हैं, उन्हें देखेंगे, और उसके अलावा भी जो पॉपुलर प्राइसिंग को लेके स्ट्रेटेजीज है उनके ऊपर एक हम क्विक नज़र जो है वो डालने वाले हैं, ठीक है। बहुत इजी सा टॉपिक है, ज़्यादा। पहला आता है प्राइस स्कीमिंग। देखिए, प्राइस स्कीमिंग का मतलब ये है कि आप शुरुआत के अंदर जो भी मार्केट के अंदर क्रीम है, जो भी मार्केट के अंदर मुनाफा है, उसे आप क्या कर लीजिए, पूरा इकट्ठा करके अपने पास ले आइए और उसके बाद अपने प्रोडक्ट को सस्ता कर दीजिए। बेस्ट एग्जांपल है इसका एप्पल नया फोन लॉन्च करता है, नई टेक्नोलॉजी के साथ लेके आता है, कुछ नए फीचर्स लेके आता है, शुरुआत में बहुत ज्यादा हाई प्राइस रखता है, हाईएस्ट प्राइस रखता है 1.5 लाख 2 लाख, जहां कोई दूसरी कंपनी फोन उतने महंगे नहीं होते। अब वो टेक्नोलॉजी के नाम पे शुरुआत में मार्केट से जो एक्स्ट्रा पैसा प्रति फोन 20,000 50,000 रुपए तक चार्ज करता है, जैसे ही वो टेक्नोलॉजी कॉमन हो गई, साल भर के अंदर धीरे धीरे वो अपनी प्राइसेस को क्या कर देगा, लो कर देगा। लोग उल्टा करते हैं, शुरुआत में डिस्काउंट देते हैं ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो, प्रोडक्ट ज्यादा बिके। नहीं, प्राइस स्कीमिंग का मतलब शुरुआत के अंदर ही क्रीम है, फिर तो जो है और लोग भी आ जाएंगे उस सेम मार्केट के अंदर उस तरह के प्रोडक्ट के साथ। तो आप शुरुआत में हाई प्राइस लेके जो एडवांटेज है वो ले लीजिए। और शुरुआत में डिमांड भी कैसी होती है, इनइलास्टिक होती है, क्योंकि नया प्रोडक्ट होता है तो कीमतें जो है वो ज्यादा मैटर नहीं करती है, उनके लिए जो नया मॉडल है वो मैटर करता है। तो जब ऑलरेडी पता है कि लोग कीमत तो देखेंगे नहीं, जिसको नया चाहिएगा वो तो लेगा ही लेगा, जिसको नई टेक्नोलॉजी चाहिएगी, जिसको दिखाना होगा। अब ये करके आपने शुरुआत के अंदर जो एक्स्ट्रा पैसा था वो ले लिया, उसके बाद आप क्या आ गए, अपने कीमतों को कम कर दिया, ताकि ऐसे लोग जो प्राइस को लेके सेंसिटिव है, जिनकी डिमांड क्या है, इलास्टिक है, तो आपने कीमतों को सस्ता कर दिया ताकि अब वो लोग भी खरीद लें। फॉर एग्जाम्पल, आईफोन नया आया 1,20,000 का, तो शुरुआत के अंदर जिन लोगों को कीमतों का फर्क नहीं पड़ता उन सब ने खरीद लिया, फिर आपने उसको सस्ता करके 80,000 कर दिया। अब वो लोग जो सस्ता होने का इंतजार कर रहे थे, जो 80,000 तक परचेज कर सकते हैं, वो लोग भी परचेज कर लेंगे। तो ये होती है प्राइस स्कीमिंग की। शुरुआत के अंदर जो है जितना लाभ कमा सकते हो, मुनाफा प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हो, उतना आप कीजिए। ओके, क्लियर। सेकंड मेथड प्राइस की स्ट्रेटेजी होती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। इसका मतलब ये है, इसका जस्ट रिवर्स प्राइस स्कीमिंग का। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब फर्म जो है इतनी लो प्राइस सेट कर देती है, ठीक है, ताकि उसका मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा शेयर हो जाए, एक हिस्सा आ जाए, उसका मार्केट शेयर जो है वो उसके पास आ जाए, ठीक है। मतलब कोई नई कंपनी आई मान लो किसी मार्केट के अंदर, तो आते ही उसने अपनी प्राइजेस को क्या कर दिया, बहुत सस्ते के अंदर लो प्राइजेस के ऊपर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, ताकि जो है पूरे मार्केट के जो कस्टमर्स है वो उस कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो कि यार ये अचानक से इतना सस्ता दे रहा है प्रोडक्ट सेम। जैसे ही एक बार उसके पास वो आ गए कंज्यूमर्स, मार्केट में उसका अच्छा खासा शेयर हो गया, 10%, 20%, 50%। अब उसके बाद वो क्या कर सकता है, फ्यूचर में जो भी उसको प्राइजेस ठीक लगे वो रखेगा, क्योंकि अब उसके पास कंज्यूमर्स का एक बेस आ चुका है। जब आप मार्केट में एंटर करते हो किसी भी नए मार्केट के अंदर, तब सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ताकि आप क्या करो, मार्केट के अंदर अपना एक मार्केट शेयर क्रिएट कर सको, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल, कोई नई प्रिंटिंग कंपनी है
वो अगर आती है और शुरुआत के अंदर बहुत सस्ते कॉस्ट के अंदर प्रिंट करती है, तो जैसे ही लोग बाग उसके पास आएंगे, कस्टमर्स जुड़ेंगे, उसके बाद फ्यूचर के अंदर वो प्राइजेस को है वो नॉर्मल कर सकती है। कोई नए, अगर आप देखते हो नई आती है कोई कंपनी तो शुरुआती टाइम में ऑफर देती है, तो ये शुरुआती जो ऑफर होते हैं इनिशियली, जैसे जोमेटो है, जोमेटो के बाद स्विगी आया तो उसने और शुरुआत के अंदर ऑफर्स दिए, ज़्यादा डिस्काउंट दिया, कम कीमतें ली, डिलीवरी फी माफ कर दी, ताकि एक बार कम से कम कस्टमर्स जुड़े। पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, 5-5 साल तक जो है कैशबैक देते रहे, बांटते रहे करोड़ों रुपए। ये क्या है, मार्केट के अंदर अपना पोजीशन जो है वो एस्टेब्लिश करने की स्ट्रेटेजी होती है किसी भी नए मार्केट के अंदर। प्राइस स्कीमिंग का एग्जैक्ट रिवर्स समझ लीजिए। नेक्स्ट होता है पीक लोड प्राइसिंग। पीक लोड प्राइसिंग, पीक लोड का मतलब पीक यानी हाई लोड, पीक पे जाना मतलब हाईएस्ट लेवल पे जाना, लोड यानी डिमांड प्राइसिंग। कुछ ऐसे मार्केट होते हैं जहां पे आपके प्रोडक्ट की, एक होता है पीक टाइम जहां डिमांड बहुत ज्यादा होती है और बाकी टाइम पे डिमांड जो है वो कम होती है। नॉर्मल टाइम के अंदर, ऑफ पीक या नॉर्मल टाइम के अंदर डिमांड जो है वो कम होती है। फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जांपल ले लीजिए, बिजली का ही। इवनिंग के टाइम में सब लोग घरों में बैठते हैं, बिजली का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे अचानक से डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होता है, स्ट्रीट लाइट भी जलती है, सारी चीज़ें जो है काम में आती है। दिन का कोई ऐसा समय भी आता होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन क्या होता है, कम होता है, वहाँ लोड क्या कम होता है, कम होता है। मूवी थिएटर का अगर आप एग्जाम्पल लो तो इवनिंग के जो शोज होते हैं, इवनिंग शोज के अंदर क्योंकि लोग फ्री होते हैं तो उस टाइम पे डिमांड जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। और बाकी जो मॉर्निंग के शोज हैं उस टाइम पे डिमांड क्या होती है, लो होती है। तो ये होता है पीक लोड, मतलब इवनिंग का शो क्या है, पीक लोड है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोड बहुत ज़्यादा है। अब पीक लोड प्राइसिंग के अंदर आप क्या करते हो कि आप लोड के हिसाब से प्राइसिंग तय करते हो कि शाम को डिमांड ज़्यादा है, आपको पता है इवनिंग के टाइम पे, तो इवनिंग में प्राइस हाई रख देना। सुबह को आपको पता है डिमांड कम है तो उस टाइम पे कीमतें सस्ती रख देना। जैसे मूवीज के अंदर आप देखते हो मॉर्निंग के शोज जो है वो सस्ते होते हैं, इवनिंग के शोज जो है वो महंगे होते हैं। सेम प्रोडक्ट है, सेम फैसिलिटी है, लेकिन वो लोड के हिसाब से प्राइस तय कर रहे हैं। ये क्या कहलाता है, पीक लोड प्राइसिंग। ठीक है, देखिए डिमांड फॉर मेनी गुड्स इज लार्जर ड्यूरिंग द सर्टेन टाइम ऑफ अ डे और वीक के किसी टाइम में या किसी एक ही दिन के अंदर एक समय पे ज्यादा होती है डिमांड, एक समय पे कम होती है। जैसे रोड अगर आप देखोगे तो इवनिंग टाइम पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड रहती है, वहीं मॉर्निंग और सुबह को जो है जल्दी अगर आप जाओगे तो रोडें खाली मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी देख लीजिए, कुछ रिसोर्ट्स हो गए छुट्टियों के दौरान, वीकेंड्स के दौरान भरे हुए रहते हैं, बाकी टाइम में खाली पड़ रहते हैं तो डिस्काउंट देते हैं। तो पीक लोड प्राइसिंग क्या है, आप लोड के हिसाब से प्राइस तय कर रहे हो। और ये ज्यादातर कहाँ फॉलो किया जाता है, जहां नॉन स्टोरेबल गुड्स होते हैं, मतलब गुड्स को आप स्टोर नहीं कर सकते। अदरवाइज तो क्या होगा, जब आप ऑफ पीक होगा, मतलब जब पीक नहीं होगा तब आप खरीद लोगे और फिर बाद में बेच दोगे पीक टाइम पे, तो ऐसा नहीं। ये ऐसे जगह ही यूज होता है जहां आप उसको क्या नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को आप स्टोर नहीं कर सकते, शाम को रोड पे ट्रांसपोर्टेशन, तो उसको आप ऐसे नहीं कि स्टोरेज कर दो, सुबह की सड़क, शाम को ज्यादा भीड़ रहती है, सड़क बचा के मॉर्निंग की शाम को यूज ले लेंगे। ठीक है, तो ये नॉन स्टोरेबल गुड्स के अंदर होता है। ठीक है, अब जनरली ये भी देखा जाएगा कि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है ऐसे पीक टाइम में, कॉस्ट भी सेलर की ज्यादा लगती है। क्यों, क्योंकि उसकी भी तो कैपेसिटी होगी। मान लो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, शाम को जब लोड बहुत ज्यादा होता है तो उस टाइम पे उसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी जो है वो भी तो एक्सीड हो रही है, उसको बिजली जो है महंगी पड़ रही है। क्यों, क्योंकि उसकी खुद की उत्पादन की क्षमताएं क्या हो गई है, पूरी हो गई है। अब वो उस डिमांड को पूरा करने के लिए जैसे तैसे बिजली खरीद के सप्लाई कर रही है कंपनी, तो उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी क्या होती है, जनरली हाई होती है। तो इसलिए भी उसको प्राइस जो है ज्यादा रखना पड़ता है, किस टाइम पे, पीक टाइम पे। ओके, तो पीक लोड प्राइसिंग समझ आ गई कि भाई जब आपका लोड क्या हो, पीक पे हो बिल्कुल, तब आप प्राइस क्या रखो,
हाई रखो, ऑफ पीक के टाइम पे लो प्राइस रखो। क्लियर है? ओके। मूवी थिएटर का मैंने एग्जांपल दे ही दिया, तो ये एग्जांपल दे रखा है, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ और स्ट्रेटेजीज है, ऐसी स्ट्रेटेजी जहां आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए काम करते हो। तो ये हमने देखा है, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट जब बराबर हो वहां तक जो नीचे से ऊपर कट करे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सेल्स मैक्सिमाइजेशन मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट सेल करनी है, ठीक है, मार्केट में शेयर हासिल करना है, मतलब जैसे तैसे करके, जैसे पेनिट्रेशन प्राइसिंग देखी, आपको मार्केट में शेयर लेने के लिए आपको सस्ते में बेचना पड़ेगा, तो वहां आप प्रॉफिट को भूल रहे हो, आपको बस मार्केट शेयर दिख रहा है कि मुझे मार्केट में जगह बनानी है। ओके। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम देख चुके हैं, उसकी 3 डिग्रीज जो है वो देख चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट थी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और उसकी 3 डिग्रीज, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा एक बार, सिंपल सिंपल से हैं ये जो मेथड्स है। बाकी प्रेडेटरी प्राइसिंग, लिमिट प्राइसिंग, डायनामिक प्राइसिंग, ऑप्शनल प्राइसिंग, बंडल प्राइसिंग, एक बंडल के अंदर बेचोगे तो अलग प्राइस होगी, अलग अलग लोगे तो अलग प्राइस होगी, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ये देख लीजिएगा, है ना, इसमें कुछ भी पढ़ाने के लायक नहीं है, मतलब मैं यहाँ बताऊं ऐसा कुछ नहीं है, वन लाइनर है सारे, आप खुद भी इतना कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं आप सब जो है साथ साथ में पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समय देता हूं, अगले 3 से 5 दिन के अंदर यूनिट 3 जो है उसको आप पूरा अच्छे तरीके से एक बार खुद से पढ़िए, पीपीटीज के माध्यम से या पीडीएफ नोट्स का सहारा लेके डिटेल के अंदर इन डेप्थ एक एक टॉपिक को पढ़ लीजिए। उसके बाद हम करेंगे रिवीजन मैराथन क्लास, पूरा जो कंप्लीट यूनिट 3 है उसको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले जो है आप क्या करें, एक बार स्वयं से जो है पीडीएफ नोट्स से डिटेल के अंदर पढ़ें, ताकि एक भी चीज जो है वो मिस नहीं हो। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर जितने क्वेश्चन आए सारे के सारे आपके क्या हो, सही हो, सटीक हो, 100% होंगे भी, क्योंकि इससे आसान और कुछ भी यूनिट नहीं मिलेगी आपको। तो मेरा अगेन आप सबसे निवेदन है, एक बार जो है आप खुद से पढ़िए। बाकी मिलते हैं और किसी मुद्दे के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद और थैंक यू।